हे दोस्तों, क्वेश्चन माइस की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपेनहाइमर के बारे में। कौन है ये बंदा, क्यों इन्हें फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ओपेनहाइमर की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कहानी शुरू से सुनाते हैं। ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ था। ओपेनहाइमर की फैमिली फाइनेंशियली काफी अच्छी थी, क्योंकि ओपेनहाइमर के पिता का खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस जो कि काफी बड़ा था। ओपेनहाइमर को बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण उनके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो सारा दिन बस पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे और उन्हें मिनरोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। बट पहले मैं आपको ये तो बता दूं, मिनरोलॉजी होता क्या है। स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड मिनरोलॉजी। ये एक जियोलॉजी का ब्रांच होता है। इसमें मिनरल्स बनते कैसे हैं, मिनरल्स का स्ट्रक्चर और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और कौन कौन से मिनरल मिलने से कौन सा दूसरा मिनरल बन जाता है, ये पढ़ते हैं। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। ओपेनहाइमर को इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने अपने शहर न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजी क्लब में अपनी फाइंडिंग से रिलेटेड चिट्ठियां भेजने लगी। फाइंडिंग से रिलेटेड चिट्ठियां यानी अपनी खोज से रिलेटेड वो लेटर लिखने लगे। उन्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि उन्होंने ओपेनहाइमर को लेक्चर देने के लिए अपने क्लब में बुलाया। उस वक्त ओपेनहाइमर मात्र 12 साल के थे। उसके बाद साल 1922 में ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए। ओपेनहाइमर पढ़ने में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री मात्र 3 साल में ही कंप्लीट कर। ओपेनहाइमर यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने साल 1927 में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। उस वक्त ओपेनहाइमर मात्र 23 साल के थे। ओपेनहाइमर एक जर्मन जूरिस्ट थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, और जो इनके दोस्त थे उनका कहना था कि ओपेनहाइमर बहुत बड़े नशेड़ी हैं और वो डिप्रेशन का शिकार है। उसके बाद 1930s में जब हिटलर का राज आया तो ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने लगा, और वहीं दूसरी तरफ जब ओपेनहाइमर ने जर्मन जूरिस्ट के लोगों पे अत्याचार होते हुए देखा तो उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ गया। उसके बाद साल 1936 में ओपेनहाइमर ने बहुत सारी पॉलिटिक्स मीटिंग को अटेंड किया और बहुत सारा पैसा भी गरीब वर्कर्स और गरीब किसान को डोनेट किया। आपको कहानी में पहले ही हमने बता दिया है कि ओपेनहाइमर एक अच्छी फाइनेंशियली फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद साल 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। इस वर्ल्ड वार में अमेरिका को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तब भी अमेरिका खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा था और अमेरिका में अंदर ही अंदर न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी चल रही थी। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान यूनाइटेड स्टेट के पर्ल हार्बर अटैक कर देता है। उसके बाद अमेरिका ना चाहते हुए भी इस वर्ल्ड वार 2 का ऑफिशियली हिस्सा बन जाता है। उसके बाद अमेरिका की आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को इस मिशन के लिए ऐड किया जाता है। इसी आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर अमेरिका के लिए पोर्ट्स और एयरक्राफ्ट बनाती थी। उसके बाद ACE न्यूक्लियर बम बनाने में लग जाता है और अमेरिका इसके लिए काफी ज्यादा फंड भी करता है। फिर कहानी में एंट्री होती है कर्नल लेस्ली ग्रोव्स की, और उन्हें ACE का लीडर बना दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है द मैनहट्टन। अब कहानी में एंट्री होती है अपने ओपेनहाइमर की, और ओपेनहाइमर न्यूक्लियर एटम बम बनाने में लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को दुनिया से छुपा के अमेरिका इस प्रोजेक्ट में लग जाती है। न्यूक्लियर एटम बम बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, और फाइनली 2 दिसंबर 1942 को पहली बार न्यूक्लियर एटम बम का सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को ओपेनहाइमर पे और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है, और 20 जुलाई 1943 को ओपेनहाइमर को इस मिशन को लीड करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद अमेरिका में 2 एटम बम को डेवलप किया जाने लगा। पहला लिटिल बॉय और जो दूसरा था उसका नाम था फैट बॉय। उसके बाद ओपेनहाइमर का मानना था कि बॉम्ब के अंदर जो न्यूक्लियर डाला जाए पहले उसकी एक बार टेस्टिंग की जाए, और वो टेस्टिंग के लिए लोकेशन भी ढूंढने लगते हैं, और फाइनली उन्हें लोकेशन मिल भी जाता है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में। और वहाँ पे इस बॉम्ब की ट्रिनिटी टेस्ट करने के लिए वो जाते हैं, और ट्रिनिटी टेस्ट को नाम दिया जाता है गैजेट। दिन फाइनल किया जाता है और फाइनली 16 जुलाई 1945 को इस बॉम्ब की पहली बार टेस्टिंग करवाया जाता है और बॉम्ब को ब्लास्ट करवाया जाता है। ओपेनहाइमर को जितना बॉम्ब के धमाके का अंदाजा था उससे 20 गुना ज़्यादा इस बॉम्ब का धमाका होता है। उसके बाद इस टेस्टिंग को 1 मंथ भी नहीं हुआ था और 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय को हिरोशिमा में पटक दिया जाता है। उसके बाद ओपेनहाइमर काफ़ी खुश थे और वो बोल रहे थे काश ये ब्लास्ट हिटलर के खिलाफ किया जाता। उसके मात्र 3 दिन बाद फैट बम को नाकासाकी में पटक दिया जाता है और उससे करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। जब ओपेनहाइमर को इसके बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी वजह से कितनी लोगों की जान चली गई। ओपेनहाइमर को बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है कि उनके इस आविष्कार की वजह से आगे चल के कितने लोगों की जान चली जाएगी, और ओपेनहाइमर को अब डर भी लगने लगा था कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले टाइम में देश इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। उसके कुछ साल बाद ओपेनहाइमर एक
यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करने लगते हैं और अब वो नहीं चाहते कि और न्यूक्लियर एटम बम बनाया जाए और न्यूक्लियर एटम बम बनाने पे कंट्रोल लगा दिया जाए। पर अमेरिका यहाँ भी नहीं रुकती और हाइड्रोजन एटम बम बनाने में लग जाती है। ओपेनहाइमर इसके सख्त खिलाफ थे, पर तब भी अमेरिका साल 1952 में हाइड्रोजन एटम बम की टेस्टिंग करती है। इसके बाद बहुत सारे देशों ने अपने अपने लिए न्यूक्लियर एटम बम को बनवाया। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, रसिया जैसे और भी बहुत सारे देश हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर ने बहुत सारा जगह आंदोलन किया कि न्यूक्लियर एटम बम को बनाने से रोका जा सके, पर किसी भी देश ने उनकी बात ना मानी और हर देश में आज के दिन बहुत सारे न्यूक्लियर एटम बम हैं। उसके बाद साल 1965 में ओपेनहाइमर की थ्रोट कैंसर की वजह से जान चली जाती है। और इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। दोबारा फिर मिलेगी क्वेश्चन माइक्स की टीम एक न्यू टॉपिक के साथ।